हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज जो हम एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो बेसिकली जो मुझे लगता है कि इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है उसके, और वो यहाँ से एक मल्टीबार बन सकता है। पर इससे पहले मेरी किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी बाइंग सेलिंग करने की। आप अपने सेबी रजिस्टर जो रिसर्च एनालिस्ट है उसी की मदद के थ्रू इसको कंसिडर कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपके साथ अपनी लर्निंग शेयर कर रहा हूँ कि मुझे उसमें क्या चीज़ नजर आती है, और मुझे वो मतलब किस तरह से मैं उसके साथ अपना व्यू लूंगा। ठीक है, तो चले चलते हैं आज के स्टॉक पे। है ना, कंपनी का नाम है जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो बेसिकली ये होल्डिंग कंपनी है। ये होल्डिंग कंपनी है, और ये जो इन्वेस्ट करती है अपने ग्रुप की कंपनी में ही इन्वेस्ट करती है। जहाँ जो भी जिंदल ग्रुप है उन्हीं में इन्वेस्ट करती है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ होल्डिंग इन्वेस्टमेंट मेनली इट्स ग्रुप कंपनी। तो एक तरह से वो रिस्क खत्म हो जाता है कि भाई ये ऐसी कंपनी अगर होल्डिंग कंपनी की तरह नहीं कि बाकी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, ये अपने ग्रुप की ही कंपनी में मेजरली इन्वेस्ट करते हैं, जिससे अगर ऑब्वियसली जो ग्रुप की कंपनी है उनका उनकी जो ग्रोथ आएगी तो वो इसमें नजर आएगी। और यहाँ पे रिस्क भी खत्म हो जाता है कि ग्रोथ की कंपनी जैसे बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली ये भी बढ़ेगी। ठीक है, तो वो थोड़ा सा जो मुझे रिस्क लगता है वो रिस्क थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाता है। और एक चीज और, एक ही एक कंपनी ने लास्ट टाइम अभी पावर की कंपनी खरीदी भी थी। यहाँ पे हम क्वार्टर में देखेंगे तो आपको पता लगता है हमें। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिए, ठीक है, इनके होल्डिंग कंपनी है और इनकी एक सब्सिडी कंपनी भी है जिन्होंने 49.93 की जिन्होंने हिस्सेदारी परचेज की थी, जिंदल इंडिया पावर टेक लिमिटेड। उस कंपनी का नाम अब हो गया है। तो बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक पावर कंपनी में भी अपने आप को इन्होंने एक्सपेंड किया है। तो ठीक है, तो एक तो रीजन ये था कि मुझे ये काफी अच्छी लगी, और इसके जो फंडामेंटल देते हैं, मार्केट कैप इसकी ओनली 778 करोड़ की है। तो आप कह सकते हैं कितनी स्मॉल कंपनी है, और स्टॉक पी 2.19 का है ओनली। आरओसी 21.0 का है, और नेट प्रॉफिट लास्ट 12 मंथ का 427 है। यानी मार्केट जो कैपिटल है उससे उसका ऑलमोस्ट 55-60% के ऑलमोस्ट तो इसका मार्केट इनका लास्ट प्रॉफिट ही है एक साल का। और जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कंप्लीट है 74.6%। इससे ज्यादा रख नहीं सकते प्रमोटर अपने पास। जो इंडस्ट्री पी है 21.6 का, तो इंडस्ट्री पी में देखो कितना बड़ा गैप है। यहाँ 2 और 21, तो 10x तो मुझे पी के मल्टीपल में नजर आती है। और जो करंट प्राइस है 740 है, और इसका बुक वैल्यू 2334 का है। तो बुक वैल्यू से कितनी डाउन चल रही है कंपनी है। आरओई 1118% का, प्रेजेंट परसेंट कोई है नहीं। हाई प्राइस ऑल टाइम 844 का है, और जो उसका 42 वीक लो था 422 था, और जो हाई था 844 का था। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, फेस वैल्यू 10 की है। तो अगर वैल्यू अनलॉकिंग भी होते हैं इन फ्यूचर, तो ये स्प्लिट और का भी यहाँ पे मुझे एक पोटेंशियल नजर आता है। डेट इक्विटी बिल्कुल है ही नहीं, और नंबर ऑफ शेयर 1.05 करोड़ है। ठीक है, अब इनके उसमें चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट में। तो बेसिकली इन कंपनीज इसका मतलब जो रिवेन्यू जो जनरेट होता है ना, जो इनकम जनरेट होता है वो जो इन्वेस्टमेंट कंपनी के की इनकम से जनरेट होती है। यानी उसमें जो डिविडेंड होगा, या कोई बाइंग, या कोई सेलिंग करेंगे, कोई प्रॉफिट बुक करेंगे, वहीं से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। या फिर ये हमेशा इनकी सेल्स आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये हमेशा हमें हर क्वार्टर में इन्वेस्ट थोड़ी करेंगे। कहीं से कुछ जो एक ग्रुप ऑफ कंपनी है वहां से इनका कुछ पैसा आएगा तभी तो इन्वेस्ट करेंगे, या फिर कहीं से कुछ डिविडेंड गेम आएगी तभी इन्वेस्ट करेंगे। तो देखिए, आप देखो यहाँ पे हर क्वार्टर में कहीं यहाँ पे 00 सेल भी है, बट और यहाँ पे 41 है, 60 जीरो है, 113 पूरा 677 है। तो इस तरह की यहाँ पे सेल दिखेगी। यहाँ पे जो क्वार्टरली सेल्स के अंदर मतलब ना कंसिस्टेंट नहीं दिखेगी, जैसे अदर कंपनी में दिखता है कि हर क्वार्टर में सेल्स बढ़ जाती है। उस कंपनी इस कंपनी में ऐसा नहीं होगा। इस कंपनी में तो प्रॉफिट भी आता है ना, अगर इनकम के पे ही डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो आप 000325 358 5 माइनस में 256 14 1 30 8 35 4895, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो जरा आप यहाँ पे। सेल जीरो है, 2804%, 2152%, 73,020%, 60%, 21%, 59%, 37%, 32, 29, 44, 99, 99। तो हो सकता है जो 7 करोड़ की इनकम डिविडेंड के रूप में इनको दी गई हो। तो इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की यहाँ पे बात ही नहीं होता, और एक्सपेंस कुछ लगता नहीं होगा, क्योंकि जो भी कंपनी जब एक्सपेंड करेंगे, जो भी उस टाइम पे खर्चे होते हैं वो एक ही बार में हो जाते होंगे। चाहे वो टैक्स के रूप में हो, चाहे वो अपने एम्प्लॉय या फिर अदर खर्चे ग्रुप में हो सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वार्टर में इनका 104 था दिसंबर में, इस बार 101 था। और अगर ईयरली ग्रोथ देखो तो 25 2013 में थी, और जो बढ़कर 928 है। पर लास्ट जो 2023 में उन्होंने 3125 की रेवेन्यू यहाँ पे क्लॉक किया था, और 4 करोड़ से बढ़कर
498 और उससे 2022 में 11443 का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया था। उससे पहले लगातार ये कंपनी थोड़ा सा माइनस में जा रही थी। तो इन कंपनी इस तरह की कंपनी में क्या होता है ना, जब मार्केट जैसे 2021 और 22 के ईयर थे, कि मार्केट जब एक कंसोलिडेशन फेज में होती है और एक रेंज में अटक जाती है, ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो उस टाइम पे इस तरह की कंपनियों के जो रिजल्ट आना वो ऑब्वियसली स्वाभाविक है कि नेगेटिव में आएंगे, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट कंपनियां के जो ये कुछ नहीं करेंगे तो इनको प्रॉफिट कैसे मिलेगा। ठीक है, ये जब एक रन अच्छा चल रहा होता है मार्केट के अंदर, ये इन कंपनी की में तेजी उसी तरह से आती है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में 11 करोड़ इनके पास इक्विटी पर खुद का है, और 2443 का इनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है, और 27 में की मामूली से बोरिंग है। 40 और जो फिक्स एसेट कोई है नहीं, सिर्फ जीरो है, और इन्वेस्टमेंट 2520 का है। तो अगर इन दोनों को आप क्लब कर दो 5000 करोड़ रुपए हमें इनकी बैलेंस शीट में नजर आता है। ठीक है, और उसके बाद कोई बोरिंग नहीं है, और मार्केट कैपिटल कितने की है, 778। ठीक है, तो बैलेंस शीट के हिसाब से ये यहाँ से मुझे 5 to 6 एक्स तो नजर आती ही आती है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ पे इनका बोरिंग एक बार थोड़ी सी बढ़ भी तो हो सकता है। इन्होंने यहाँ पे जो फिक्स एसेट को यहाँ पे जीरो हो गए, और यहाँ पे इनकी जो बोरिंग 1628 करोड़ थी, फिक्स एसेट इन्होंने सेल कर दी है, और सेल करने के बाद इन्होंने अपने जो बोरिंग है उसको खत्म किया, और फिर कुछ एक्सपेंस भी किया। तो भाई यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे 55 करोड़ था, वो सीधे 2422 करोड़ का हो गया 2023 के अंदर, और 2025 के अंदर 2520 का क्या कहते हैं, वो हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो अब 1443 में जिस टाइम का हाईएस्ट इनका ईयर का क्वार्टरली प्रॉफिट आया, उस टाइम पे जो इन्वेस्ट वो जो पहले का इन्वेस्टमेंट कर रखा था उससे आया, और उससे इन्वेस्टमेंट 55 करोड़ का था। अब इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 2520। ठीक है, इन्वेस्ट अमाउंट बढ़ गया, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट इतना तो आना ही आना है, इससे ज्यादा ही आएगा बल्कि। ठीक है, अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। कभी भी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कमी नहीं किया, लगातार उन्होंने मेंटेन ही कर रखी है। और एफआई के पास भी ज्यादा नहीं है, डीआई के पास ज्यादा नहीं है, और पर जनरल पब्लिक के पास 1 2 3 4 5 6 7% स्ट्रॉन्ग हैंड में, यहाँ से 18 17 18% है जो जनरल पब्लिक के पास है। हो सकता है इसमें भी स्ट्रॉन्ग हैंड भी हो सकते हैं इसके अंदर भी। ठीक है, तो फंडामेंटल के हिसाब से ये मुझे कंपनी यहाँ से एक मल्टीप्लेयर होती साबुत नजर आती है, और जैसे जैसे रिजल्ट बाकी जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां ग्रुप ऑफ कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो उनकी बुक वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। बुक वैल्यू यहाँ पे नहीं अटकेगी, बुक वैल्यू इसकी होल्डिंग कंपनी की इस तरह बढ़ती रहती है। अब टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं एक बार। देखो टेक्निकल चार्ट में तो ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे इन्होंने जब जिस टाइम पे रन चल रहा था कोविड के बाद, तो उस टाइम पे लगातार इन्होंने 2022 से 212 का स्टॉक था, वो सीधा 637 हो गया था उस सेम ईयर के अंदर। सेम मतलब 3 टाइम्स हो गया था। ठीक है, वो इसलिए हुआ था कि लगातार जो बाकी ग्रुप ऑफ कंपनी है उनके डेटा अच्छा था, और मार्केट में एक सेंटीमेंट भी अच्छा था, और वो पॉजिटिव थी भी। लगातार मार्केट क्या कहते हैं ग्रो होती जा रही थी, तो उस तरह से चलता रहा था। उसके बाद रेंज में अटका हुआ था, कि जैसे मार्केट एक रेंज में फंसी हुई थी, फंसी हुई थी, उसी वजह से स्टॉक भी अटका हुआ था। अब अगर इसमें एक शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी देखें, तो वो ये नजर आती है मुझे। ये कप विद हैंडल ही बन रहा है। ये कप हुआ, ये छोटा सा हैंडल हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ, वापस से ने इसको टेस्ट किया, और यहीं से वापस से घूम गया। तो इसके बेस पे अगर शॉर्ट टर्म हम इसका टारगेट देखें, शॉर्ट टर्म टारगेट अगर हम इसका करंट प्राइस देखते हैं, तो 23 का परसेंट का नजर आता है। बट मैं शॉर्ट टर्म की टारगेट की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। जो मेरा यहाँ पे व्यू है, वो ये मेरा व्यू यही है कि मैं इसको कम से कम 3 to 5 ईयर्स तक होल्ड करूंगा, और मुझे लगता है कि यहाँ से 5x होने से इसको कोई रोक ही नहीं सकता। 5x यहाँ पे होना ही होना है, और इतनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल अगर कंपनी हो, और इतना अच्छा अपने ग्रुप में ही अपने ये अपना क्या कहते हैं ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज मुझे नजर आती है, और मुझे यहाँ से ये स्टॉक एक 5x नजर आता है। अब बात ये आती है कि भाई इसमें करना क्या है। देखो, करना ये कुछ नहीं है, अभी आप केवल एनालिसिस कीजिए, और देखिए अगर आप क्या कहते हैं किस तरह से इसको लेते हैं। ये मेरा व्यू पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे कितना चाहिए इसमें रखे, और मैं इसको कैसे लूंगा। मैं इसको कहते हैं मल्टीवेयर के रूप में देखता हूँ, मैं इसमें क्या कहते हैं जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं अपनी पोजीशन मारता रहूंगा, और एक मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दूंगा, इसको क्या कहते हैं एक मल्टीप्लेयर के रूप में। आप अपने जो आपका एडवाइजर है, जो भी सिविल एडवाइजर है, आप उनसे हेल्प लेके कंसिडर कर सकते हैं, या फिर उसे समझ सकते हैं कि इस तरह की कंपनी में हमें किस तरह से प्ले करना चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।